गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। ये मेरा 7वां एपिसोड है और इस 7वें एपिसोड में मैं बात करने वाला हूँ 3 फेस HVAC ट्रबल शूटिंग टिप्स के बारे में। यहाँ पे आप देख पाएंगे ट्रबल शूटिंग टिप्स। तो ट्रबल शूटिंग टिप्स, जैसे कि लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि मैंने बताया था कि आपको HVAC वायरिंग आपको कैसे करनी है, HVAC की वायरिंग डायग्राम कैसे होती है, ये सब मैंने आपको बताया था। कैसे आपका एसीबी काम करता है, कैसे थर्मोस्टेट काम करता है और कैसे सारे कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं बताने वाला हूँ कि जो है अगर आपका कंट्रोल पैनल में ट्रबल शूटिंग करना है तो कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे हम मान लेते हैं कि हम एसी के पास गए और हम देख रहे हैं कि कंप्रेसर 1 जो है चल नहीं रहा है। सिर्फ हम इलेक्ट्रिकल की बात करेंगे, इसमें मैकेनिकल इसमें कुछ भी नहीं घुसाएंगे, क्योंकि अलग से इसके लिए हम वीडियो बना सकते हैं। तो इसलिए हम सिर्फ इलेक्ट्रिकल में आपको क्या क्या चेक करना है वो सब मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो हम गए देख रहे हैं कि हमारा इंडोर फैन तो चल रहा है, लेकिन हमारा कंप्रेसर 1 जो है चल नहीं रहा है। तो अब उसके लिए हमको क्या क्या चेक करना होगा, ठीक है, तो वो हम सबसे पहले आगे जान लेते हैं। तो सबसे पहला आगे काम क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है A1 और A2। A1 A2 का फॉर एग्जांपल ये कॉइल है, ठीक है, तो ये कॉइल वोल्टेज कितना है, अगर 220 है तो यहाँ पे हमको चेक कर लेना है कि कॉइल वोल्टेज 220 आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर यहाँ पे कॉइल वोल्टेज 220 नहीं आ रहा है तो यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ से हो सकती है। यहाँ पे हमको वापस जाना है, ठीक है, ये कहाँ से आ रहा है, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे ये C1 पॉइंट से आ रहा है। तो हमको यहाँ पे चेक कर लेना है, एक 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 मल्टीमीटर लेना है या फिर क्लाइम मीटर लेना है। आपको उसको वोल्टेज मोड में डालना है, एसी वोल्टेज मोड में डालना है। ठीक है, उसके बाद से हमको एक वायर यहाँ पे लगाना है, दूसरा वायर न्यूट्रल पे लगाना है या A2 पे लगा सकते हैं। यहाँ पे चेक कर लेना है कि हमारा यहाँ पे 220 वोल्टेज आ रहा है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 220 वोल्टेज नहीं आ रहा है, तो उसके आगे क्या चेक करना है, उसके आगे हमारा आता है ये सारे सेफ्टी डिवाइस। ये C1 है तो हम सर्किट 1 के जो है सेफ्टी डिवाइस चेक करेंगे। तो इसमें सेफ्टी डिवाइस है, अगर कोई इंडिकेटर है तो उसमें पता चल जाता है कि हाँ ये जो है ये कंपोनेंट्स खराब है, तो डायरेक्ट हम वो कंपोनेंट्स पे चले जाते हैं और उस कंपोनेंट्स को रिप्लेस कर देते हैं या ठीक करते हैं, क्या फॉल्ट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको पता नहीं है कि क्या फॉल्ट है, इंडिकेटर भी नहीं है, तो हमको किस तरीके से चेक करना है, किस तरीके से ट्रबल शूटिंग करनी है, वो सब मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी पावर नहीं आ रहा है तो हमको क्या करना है, यहाँ पर भी कमांड नहीं आ रहा है तो हमको आगे चेक कर लेना है कि जो सेफ्टी डिवाइस लगी हुई है, ठीक है ना, और सेफ्टी डिवाइस भी लगे होने से पहले, चलो हमको देखिए पीसीबी बोर्ड से भी पावर नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी पावर नहीं है, तो ठीक है, तो हम चले जाते हैं थर्मोस्टेट पे। थर्मोस्टेट से हम चेक कर लेंगे जो Y1 का जो कमांड है स्टेज 1 कूलिंग, जो थर्मोस्टेट से पीसीबी बोर्ड को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हमने चेक किया, जैसे थर्मोस्टेट से पीसीबी बोर्ड को आ रहा है, यहाँ पे 24 वोल्टेज आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 24। तो आपको फिर से हमको क्लैमीटर लेना है और उसको एसी वोल्टेज में डालना है, और C और Y1 पे हमको पावर सप्लाई चेक कर लेना है। C क्योंकि ये कॉमन है, Y1 जो है ये R हमारा इन हो रहा है और ये R ही हमारा Y1 होके यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे C और Y1 पे जब हम चेक करेंगे तो यहाँ पे हमको 24 वोल्टेज आना चाहिए। ठीक है, अगर 24 वोल्टेज आ रहा है, समझ लीजिए कि यहाँ पे आपका थर्मोस्टेट से कमांड आ रहा है, लेकिन हमारा जो है कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा है फिर भी, तो उसके लिए हमको उसके बाद चलो देखेंगे, हमको यहाँ पे देख लीजिए अरे यहाँ पे तो हमारा कमांड आ रहा है, यानी कि हमारा कॉन्ट्रैक्टर स्टार्ट होना चाहिए। तो इसके लिए हमारा कॉन्ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं हो रहा था, अब हम क्या करेंगे। ठीक है, तो कंप्रेसर 1 से रिलेटेड जितने भी सेफ्टी डिवाइस है, ओवरलोड हो गया, SSPS हो गया, ऑयल प्रेशर स्विच हो गया, या हाई प्रेशर स्विच हो गया, या LPS हो गया यानी लो प्रेशर स्विच हो गया, तो सबसे पहले हम चले जाएंगे जो सिंगल जो है सेफ्टी डिवाइस है लो प्रेशर स्विच। हम सबसे पहले हम आगे लो प्रेशर स्विच की कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। अगर लो प्रेशर स्विच का कंटिन्यूटी हमारा ठीक है तो इसका मतलब यह है कि हमारा लो प्रेशर सही से काम कर रहा है। ठीक है ना, तो लो प्रेशर अगर स्विच हमारा सही से काम कर रहा है तो इसका मतलब हम ओवरलोड पे जाते हैं। ओवरलोड को हम चेक कर लेंगे कि ओवरलोड हमारा ठीक है कि नहीं है। कैसे चेक करेंगे, एक वायर आपको क्लैमीटर या मल्टीमीटर ले लेना है, उसको कंटिन्यूटी मोड में डाल लेना है, एक वायर आपको यहाँ पे रखना है उसको और दूसरा वाला वायर आपको 21 नंबर के वायर पे लेके जाना है। इसको चेक करना यहाँ पे कंटिन्यूटी आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर यहाँ पे कंटिन्यूटी आ रही है तो ये वाला वायर आपको नहीं हटाना है, एक वायर आपको यहीं पे रखना है, दूसरा वायर आपको ले लेना है, यहाँ पे रख लेना है। ठीक है, फिर वही ये वाला अगर यहाँ पे कंटिन्यूटी आ रही है तो यही वाला वायर हटा के हमको 22 पे चेक करेंगे। अगर 22 पर भी कंटिन्यूटी आ रही है तो हम जाके उठा के
23 पे चेक करेंगे। अगर यहाँ पे 23 पे हमारा कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारा ऑयल प्रेशर स्विच से जो है यहाँ से कमांड जो है आगे नहीं बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ये सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है। जब सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि कल के वीडियो में मैंने बताया था, अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा होगा, ये वायरिंग कैसे करते हैं, वायरिंग डायग्राम कैसे होती है, अगर आपने ये वीडियो देखा होगा तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद से जाके मेरे मेन चैनल पे जाइए और उसके नीचे ही ये वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा, एचवीएसी वायरिंग डायग्राम कैसे होती है, तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आने लगेगी। ठीक है, तो समझ जाइए कि हमारा 23 पे हमारा कमांड नहीं आ रहा है। जब यहाँ से हम कंटिन्यूटी एक वायर आपको कंटिन्यूटी वायर 20 पे रखना है, एक वायर 23 पे रखना है। अगर 23 पे रख रहे हैं तो हमारा कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है। जैसे कि हम देखें कि 22 तक तो कंटिन्यूटी आ रही है, 23 पे कंटिन्यूटी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब हमको डाउट जाता है कि हमारा ऑयल प्रेशर स्विच जो है आगे कमांड नहीं भेज रहा है। तो सिर्फ हमको ऑयल प्रेशर स्विच को सेपरेट चेक कर लेना है। तो हमको क्या करेंगे, जो वायर हमने कंटिन्यूटी टेस्टर का वायर जो हमने 20 पे रखा था उसको उठा के हम 22 पे लेके जाएंगे और दूसरा वाला वायर 23 पे, सिर्फ सिंगल इसको चेक करेंगे। अगर दोनों के बीच में हमारा कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि हमारा ऑयल प्रेशर स्विच से आगे कमांड नहीं जा रहा। जब कमांड नहीं जाएगा तो क्या होगा, ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, यानी ये 23 का पावर सप्लाई आपको जो है 24 तक नहीं आएगा। 23 का कमांड आपको 24 तक नहीं आएगा। जब 24 पे कमांड नहीं आएगा तो क्या होगा, ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगा और सिग्नल जो है ईसीबी बोर्ड आपका सिग्नल जो है C1 को नहीं भेजेगा। जब C1 को कंप्रेसर 1 के कमांड को अब जब सिग्नल नहीं आएगा तो हमारा कॉन्टेक्टर स्टार्ट नहीं होगा। इसी वजह से जो है हमारा कंप्रेसर 1 जो है स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो सिंपली अगर हमको चेक कर लेना है, ओपीएस से रिलेटेड हमको चेक कर लेना है। फॉर एग्जांपल ओपीएस में चेक कर लेना है हमारे सिस्टम में ऑयल है कि नहीं। अगर ऑयल है तो ठीक है, अगर फिर हमारा चेक कर लेना है कि ओपीएस स्विच जो हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, ओपीएस स्विच हमारा काम नहीं करना है, उसको सिंपली रिप्लेस कर देना है और उसके बाद से जो है हमको फिर से हमको अपने सिस्टम को रिसेट करना है, फिर से स्टार्ट करते हैं। जब सिस्टम स्टार्ट करेंगे, अगर ओपीएस स्विच खराब रहेगा तो आपका सिस्टम जो है स्टार्ट हो जाएगा और आपका कंप्रेसर जो है रन होने लगेगा। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ओपीएस का बताया, इसी तरीके से हम एचपीएस पे बात कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर एचपीएस हमारा काम नहीं कर रहा है तो क्या होगा, हमारा 23 का जो कमांड है हमारा 24 तक नहीं आएगा। 24 पे नहीं आएगा तो इसको हम कैसे चेक करेंगे, हमारा एचपीएस ही खराब है। फिर से हमको कंटिन्यूटी टेस्टर लेना है या फिर हमको मल्टीमीटर ले लेना है या फिर क्लाइंट मीटर लेना है, उसको कंटिन्यूटी मोड में रख लेना है और एक वायर आपको 23 पे रखना है और दूसरा वायर आपको 24 पे रखना है। उसके बाद से हमको चेक कर लेना है कि हमारा जो है कंटिन्यूटी यहाँ पे आ रहा है कि नहीं, यानी कि बजर जो है बीप दे रहा है कि नहीं, बीप का साउंड दे रहा है कि नहीं। इसका मतलब अगर साउंड दे रहा है तो ये आपका एचपीएस स्विच ठीक है, अगर साउंड नहीं दे रहा है तो आपका एचपीएस स्विच जो है काम नहीं कर रहा है। इसका बहुत सारा वजह हो सकता है, उस पर हम बाद में बात कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा वजह हो सकता है आपका सिस्टम एचपी पे ट्रिप हो गया हो। ठीक है, हो सकता है आपका एचपी पे ट्रिप हो गया, हो सकता है आपका एचपीएस ही खराब हो, जिसकी वजह से जो है आपका जो है 23 से कमांड जो है 24 पे नहीं आ रहा है। अगर ट्रिप हो गया है तो उसका अलग अलग जो है सॉल्यूशन है, अलग अलग चीजें हैं जो हम चेक कर सकते हैं, उसमें हम सेपरेट से वीडियो बना लेंगे। लेकिन अगर आपका एचपी स्विच खराब है तो सिंपली आपको एचपी स्विच चेंज कर लेना है और उसके बाद से जैसे आपका एचपी स्विच चेंज करेंगे और उसके बाद से सिस्टम को रिसेट करेंगे, आपका कंप्रेसर 1 स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही कमांड आएगा और ये सर्किट कंप्लीट होने के बाद आपका कंप्रेसर 1 जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से जो है हमारा ये सर्किट कंप्लीट होने के बाद ही हमारे कंप्रेसर 1 को कमांड आता है और उसके बाद से कंप्रेसर 1 कॉन्टेक्टर स्टार्ट होता है। ठीक है ना, अगर कुछ भी इसमें से सेफ्टी डिवाइस चाहिए कुछ भी खराब रहेगा तो हमारा जो है C1 को कमांड नहीं जाएगा और C1 को कमांड नहीं जाएगा तो कंप्रेसर 1 का कॉन्टेक्टर हमारा चलेगा नहीं। ठीक है, और एक और है, अगर यहाँ पे सोलनॉइड 1 है, P1 है, कोई सोलनॉइड 1 को भी अगर कमांड नहीं जा रहा है या फिर आपका सोलनॉइड जो आपके सिस्टम में लगा हुआ है वो भी अगर स्टार्ट नहीं हो रहा है तो आपको C1 पे जो है कमांड नहीं आएगा और आपका कंप्रेसर 1 नहीं चलेगा। तो ये सारी चीजें आपको चेक कर लेनी है अगर आपका कंप्रेसर 1 नहीं चल रहा है तो। ठीक है, इसी तरीके से कंप्रेसर 2 है। ठीक है ना, सेम सिस्टम वही है, आपको सेफ्टी डिवाइस चेक कर लेनी है, आपका एलपीएस चेक कर लेना है, आपको सोलनॉइड चेक कर लेनी है, सारी चीजें चेक कर लेनी है। इसमें से कुछ ना कुछ खराब है, इसकी वजह से आपका जो है कंप्रेसर 2 स्टार्ट नहीं हो रहा है, कंप्रेसर 2 का कॉन्टेक्टर स्टार्ट नहीं हो रहा है। आपको कॉन्टेक्टर भी चेक कर लेना है। समटाइम क्या होता है कि आपका A1 और A2 पे आपका जहां पे जितना भी कॉइल वोल्टेज है, जैसे 220 है तो 220 यहाँ पे आ रहा है, लेकिन आपका
जो है कॉन्टेक्टर एक्टिवेट नहीं हो रहा है, तो जिसकी वजह से आपका कंप्रेसर चल नहीं रहा है। तो उसका वजह क्या होता है, जैसे कभी जो कॉन्टेक्टर होते हैं स्टक हो जाते हैं, ठीक है, स्टक हो जाएगा तो आपको उस कंडीशन में आपको कॉन्टेक्टर को रिप्लेस करना होता है। अगर यहाँ पे पावर सप्लाई आ रहा है और कॉन्टेक्टर नहीं चल रहा है तो इसका मतलब आपके कॉन्टेक्टर को रिप्लेस करना है। उसके बाद से ही आपका जो इसमें डिवाइस लगी हुई है या फिर जो इक्विपमेंट लगा हुआ है, जैसे कंप्रेसर लगा हुआ है, तो कंप्रेसर उसके बाद ही चलेगा, ठीक है ना। तो अभी आप समझ गए होंगे कंप्रेसर 1 और कंप्रेसर 2 नहीं चल रहा है तो हमको क्या क्या चीजों को चेक कर लेना है। और कंप्रेसर 2 भी अगर नहीं चल रहा है तो सबसे पहले हमको थर्मोस्टेट से ही चेक कर लेना है। Y2 का कमांड जो है हमारे थर्मोस्टेट से पीसीबी बोर्ड तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर हमारा थर्मोस्टेट से पीसीबी बोर्ड तक ही नहीं आएगा तो आगे का फंक्शन की तो बात ही बहुत दूर की है। तो इसीलिए हमको सबसे पहले यहाँ पे Y2 को चेक कर लेना है। कंप्रेसर 2 हमारा नहीं चल रहा था, यहाँ पे वोल्टेज चेक कर ले, नहीं आ रहा है, होगा ओके। उसके बाद से हम थर्मोस्टेट पे जाके थर्मोस्टेट से चेक कर लेंगे Y2 थर्मोस्टेट से हमारे ईसीबी बोर्ड को जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर यहाँ से यहाँ जा रहा है तो फिर जाके हमको सेफ्टी डिवाइस पे चेक कर लेना है, अदरवाइज सेफ्टी डिवाइस बाद में चेक कर लेना है, उसको पहले चेक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है कि जब आप सिस्टम पे गए तो पता चलता है कि आपके जो ईसीबी बोर्ड में फेस न्यूट्रल तो आ रहा है, फेस न्यूट्रल यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन आपका ईसीबी बोर्ड ही एक्टिवेट नहीं होता है। तो ये बहुत ही छोटा और बहुत ही बारीक चीज है। सबसे पहले कभी भी अगर आपका ईसीबी बोर्ड इस तरीके से कोई भी बोर्ड अगर काम नहीं कर रहा है तो सबसे पहले उसके फ्यूज को आके चेक कर लेना होता है। अगर फ्यूज आपका अगर यहाँ पे पावर सप्लाई आ रहा है तो इसका मतलब आपका फ्यूज खराब है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो फ्यूज चेक करने का सिंपल सा तरीका है, फ्यूज को रिमूव करिए और दोनों साइड में आपको कंटिन्यूटी लगा कर चेक कर लेना है। कंटिन्यूटी जब लगाएंगे तो आप मल्टीमीटर या क्लाइम मीटर या कंटिन्यूटी टेस्टर से भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे बजर बजना चाहिए अगर आप क्लाइम मीटर या मल्टीमीटर से चेक कर रहे हैं। तो अगर आप कंटिन्यूटी टेस्टर से चेक कर रहे हैं तो कंटिन्यूटी टेस्टर यहाँ पे जलना चाहिए फ्यूज पे के इधर और इधर जब चेक कर रहे हैं तो, ठीक है। तो अगर सही है तो ये दोनों पे बजर बजेगा, अगर नहीं सही है तो बजर नहीं बजेगा। तो अगर खराब है तो इसको सबसे पहले रिप्लेस कर लेना है, ठीक है ना। ऐसी बहुत सारी चीजें जो होती है, बारीक बारीक चीजें जो आपको ध्यान में रखना है। फॉर एग्जाम्पल आपका इंडोर फैन नहीं चल रहा है, जैसे आप गए, ऐसा बहुत बार होता है, जैसे आप गए आप यूनिट के पास, आप देख रहे हैं अरे आपका तो कंप्रेसर कंटिन्यूसली चल रहा है लेकिन आपका इंडोर फैन चल ही नहीं रहा है। जब इंडोर फैन नहीं चलेगा तो आपको क्या होगा, एवापोरेटर पे आइस बनेगा और आपका सिस्टम में आपका जो कंफर्ट जोन है जहाँ पे एसी लगा हुआ है वहाँ पे कूलिंग नहीं होगी। तो उस कंडीशन में भी हमको थर्मोस्टेट से चेक कर लेना है जो जी का कमांड है, हमारे जी का कमांड हमारा ईसीबी बोर्ड को जा रहा है कि नहीं। क्यों? क्योंकि जी जो है जी है जो इंडोर फैन के लिए होता है। अगर फॉर एग्जांपल थर्मोस्टेट से जी आ रहा है ईसीबी बोर्ड को, उसके बाद से हमको क्या चेक करना है, उसके बाद से चेक कर लेना इंडोर फैन। यहाँ पे जो पॉइंट है इंडोर फैन का, यहाँ से हमारा कमांड जो है इंडोर फैन के कॉन्टेक्टर को जा रहा है कि नहीं जा रहा है। जब हम A1 और A2 पे चेक करेंगे, यहाँ पे A1 और A2, तो यहाँ पे हमारा अगर यहाँ से पावर जा रहा है तो यहाँ पे 220 वोल्टेज शो होना चाहिए। अगर ये 24 वोल्टेज का अगर सिस्टम लगा हुआ है तो 24 वोल्ट जितना भी वोल्टेज का लगा हुआ है आपका कॉन्टेक्टर उतना ही जो है कॉइल वोल्टेज का यहाँ पे शो होना चाहिए। अगर 220 वोल्टेज यहाँ पे शो हो रहा है तो इसका मतलब आपका कॉन्टेक्टर खराब है, जिसकी वजह से जो है आपका कॉन्टेक्टर एक्टिवेट नहीं हो रहा है, आपका जो है इंडोर फैन चल नहीं रहा है। सम टाइम क्या होता है कॉन्टेक्टर भी एक्टिवेट है लेकिन फिर भी आपका जो है इंडोर फैन नहीं चल रहा था। उस कंडीशन में आपको चेक कर लेना है कि जो आपका 3 फेस लगा हुआ है, तीनों फेस में आपका 460 वोल्टेज आ रहा है कि नहीं है। सम टाइम एक जो है पावर सप्लाई जो मिसिंग होती है, जैसे L1 L2 में पावर सप्लाई आ रहा है, L3 में आ ही नहीं रहा है, तो इस कंडीशन में भी आपका इंडोर फैन मोटर चलेगा नहीं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको वोल्टेज भी आपके चेक कर लेना होता है। आउटडोर फैन की हम इसी तरीके से बात कर लेंगे। आउटडोर फैन में क्या होता है, जैसे आपका कंप्रेसर 1 स्टार्ट हुआ, आपका आउटडोर फैन 1 जो है कॉन्ट्रैक्टर स्टार्ट होना चाहिए, उसके लिए भी यहाँ पे कमांड आया हुआ है OF1 की तरफ से। तो अगर किसी वजह से आपका आउटडोर फैन नहीं चल रहा है तो आपको आके यहाँ पे A1 और A2 पे पावर सप्लाई चेक कर लेना है। यहाँ पे पावर सप्लाई आ रहा है तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे वोल्टेज चेक कर लेना है कि हमारा L1 L2 और L3 पे जितना भी वोल्टेज आना चाहिए, जैसे 460 या 400 या 380 वोल्टेज, जितना भी वोल्टेज आना चाहिए वो बराबर से आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना।
अगर यहाँ पे वोल्टेज बराबर आ रहा है उसके बाद भी हमारा जो है इंडोर आउटडोर फैन नहीं चल रहा है, तो उस कंडीशन में हमको आउटडोर फैन को चेक कर लेना है क्या कहीं हमारा आउटडोर फैन स्टकअप तो नहीं है, कहीं हमारा आउटडोर फैन का जो ब्लेड होता है चाहे उसमें जो रोटर होता है वो जाम तो नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारा आउटडोर फैन कभी कभी ऐसा होता है, या फिर बेरिंग खराब होने की वजह से हमारा आउटडोर फैन नहीं चलता है। बहुत सारा वजह होता है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हमको A1 A2 पे चेक कर लेना, यहाँ के पावर सप्लाई चेक कर लेनी, यहाँ पे कमांड चेक कर लेना। सेम इसी तरीके से आउटडोर फैन 2 को भी चेक कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से अगर आपको सिर्फ इलेक्ट्रिकल साइड मैंने बताया है, मैकेनिकल साइड इसमें से कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि अगर आपका सिस्टम ट्रिप है तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ों हमको चेक करना होता है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। वो किसी और वीडियो में बताऊंगा, सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। एचपीएस का अलग बना दूंगा, ओपीएस का अलग, एसएसपीएस और ओवरलोड का अलग, क्योंकि अलग अलग वीडियो बनेगा तो आपको समझने में भी आसानी होगी और अलग अलग आपको अच्छे से ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ऐसे आप बहुत ज़्यादा, अगर आप नए हैं या फिर आप बिगनर हैं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगर आप काम नहीं करते हैं तो आपको ये बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में नहीं जाएगी, ठीक है ना। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो पसंद आया हो और आप ये समझ पाए होंगे आपको ट्रबल शूटिंग कैसे करना है। इस तरीके का अगर आपके पास वायरिंग जो है मिल जाती है, आपको इस तरीके का पैनल मिल जाता है तो आपको कैसे ट्रबल शूटिंग करना है, क्या क्या चीज़ों को आपको इलेक्ट्रिकल में आपको चेक करना होता है, ठीक है। तो गाइस आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।